जय हिंद। चलिए आज हम पॉलिटी के उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, हाँ, तो अनुच्छेद 21 में अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। किसमें है? केंद्र सरकार, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा यह मूल अधिकार है। ऑप्शन बी सही हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है राजनीतिक का अधिकार, आर्थिक अधिकार, मूल अधिकार, धार्मिक। मूल अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस उम्र तक के बच्चों को भारतीय संविधान में किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है, मतलब देने का प्रावधान किया गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। ये हमारे मूल अधिकार में भी लिखा गया है और जो नीति निश्चक तत्व होते हैं उसमें भी यह प्रावधान किया गया है, जिसे कि मतलब रूस से लाया गया था सरदार सरोवर सिंह की समिति की सिफारिश पर। उसमें केवल प्रारंभ में केवल 10 ही मूल कर्तव्य थे, बट वहाँ भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही वहाँ पे भी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से अवगत कराएं। तो भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देती है? तो 14 वर्ष के बच्चों तक ले। अगला प्रश्न, निवारक निरोध से क्या आशय है? निवारक निरोध, देखिए जैसे कि आप कभी अपने अगल बगल देखे होंगे कि कोई व्यक्ति है, कुछ ऐसा स्पीच या तो कुछ ऐसा कार्य करता होगा जिससे पुलिस आती होगी और बिना कुछ बताए उसे पकड़ के लेके चली जाती होगी। आप लाख बार पूछेंगे फिर वह नहीं बताती है, उसे ही निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध में पुलिस आपको यह नहीं बताती कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, बस वो आती है आपको पकड़ के लेके चली जाती है, मतलब आपको बिना बताए ही आपको निरोध में लेके चली जाती है। निरोध का मतलब एक तरह से नज़रबंद। नज़रबंद क्या होता है? नज़रबंद आपको पुलिस जो होती है वह किसी भी स्थान पे कर सकती है, चाहे कोई होटल हो, चाहे जेल हो, चाहे किसी रूम में, किसी भी स्थान पे कर सकती है। नहीं आपको मोबाइल देगी, नहीं आपको टेलीविज़न, ये सब कुछ नहीं देगा। बस आपको एक स्थान पे बैठना पड़ेगा। आपसे आपके सगे संबंधियों से मतलब जितने भी रिश्ते नाते हों वह सभी बंद कर देंगे। न अब किसी से मिलने उलने नहीं दिया जाएगा आपको, तो उसे नज़रबंद कहा जाता है। निवारक निरोध से क्या आशय है? तो पूछताछ के बिना ही निरोध कर देती है, मतलब बिना पूछताछ किए बिना ही आपको लेके जाएगी और जेल में बंद कर देगी। यह अवश्य नहीं है कि वो आपको जेल में ही बंद करेगी। जब निवारक निरोध के तहत लेके जाएगी तो आपको कहीं पर भी आपको बंद कर सकती है। बस उसका मेन उद्देश्य रहता है कि आप किसी से मिले ना, नहीं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? टाडा, पोटा, रासुका। देखिए टाडा है, वह भी निवारक निरोध अधिनियम है, पोटा भी है, रासुका भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। मैं यहाँ पे आपको नीचे बताऊंगा कि मतलब कितने हैं और कब आए थे, क्यों आए थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर का प्रतिषेध संदर्भित है। आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उसमें एक मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि आप
किसी से जबरन कोई कार्य नहीं करवा सकते, बलात्संग नहीं करवा सकते, बेरोजगारी नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23 में यह वर्णित है। और ठीक इसी के आगे अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जब कोई लड़का है या तो कोई भी है, यदि उसका उम्र 14 वर्ष के पहले है, अभी 14 वर्ष से अधिक नहीं हुआ, तो आप उससे खतरनाक कार्यों में या तो कारखानों में आप उससे कार्य नहीं करवा सकते। और हमारे संविधान के मूल अधिकार में ही लिखा गया है, तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार यही सही है। और उसे राज्य के नीति निषेध तत्व में नहीं लिखा गया है। राज्य के नीति निषेध तत्व में केवल यह लिखा गया है कि 11वां कि उन्हें 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से अवगत कराना उनके माता पिता या तो अभिभावकों का कर्तव्य है, और उसमें यह नहीं लिखा गया था। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। 14 वर्ष से अधिक आयु है तभी वह काम कर सकता है, उससे कम है तो वह नहीं कर सकता। आप भी जाके वो मतलब केस उस दर्ज कर सकते हैं कि हाँ, ये अपने बच्चों से 14 वर्ष के पहले ही कार्य करवाते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान है? देखिए, अनुच्छेद आपको पता होगा कि हमारे संविधान में कुछ हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से 29, 30 जिसे कहते हैं संवैधानिक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो उसी में अनुच्छेद 29 में कहता है कि आप अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा कीजिए, और 30 में कहता है कि आप अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण कीजिए। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, यदि वो कहीं पे शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं तो अपना अलग से संस्थान खोल सकते हैं, बशर्ते वह संविधान के अनुसार चलाया जाए। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान है? तो पहले उनके हितों का प्रावधान है, फिर उनकी शिक्षा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 29 सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान दिया गया है? धर्म के आधार पे, कुल, जनसंख्या, समुदाय या अनुपात के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे? किस आधार पे? तो धार्मिक एवं भाषाई आधार पर उन्हें मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे हम धार्मिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और हृदय है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान बनाए थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, उन्होंने भी अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। निम्न में से किस अधिकार द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकार को संरक्षित किया है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए, और बहुत हार्ड क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि निम्न में से किस अधिकार द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकार को संरक्षित किया, मतलब बचाए रखा है, जिसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, कोई हरण नहीं कर सकता। तो समता का अधिकार 14 से 18 नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और शैक्षिक और संस्कृति का अधिकार 29-30। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यह कहता है कि आप इसे मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इसे कहा जाता है कि मूल अधिकारों को मनवाने वाला मूल अधिकार। मतलब इसी के तहत आप जितने भी मूल अधिकार हैं, जब आपका कोई मूल अधिकार हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट, यदि आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे जा सकते हैं। तो निम्न में से किस अधिकार द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकार को संरक्षित किया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया था। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 32 में ही बताया गया है कि मतलब अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। बस आपके मूल अधिकार का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं।
निम्नलिखित में से किसे रीट जारी करने की शक्ति है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। देखिए, रीट एक प्रकार की कहे तो शक्ति है जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अपने से निचले न्यायालयों पे लाते हैं। तो उच्च न्यायालय भी लाता है और सर्वोच्च न्यायालय भी लाता है। सर्वोच्च न्यायालय बोलो तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय बोलो तो हाई कोर्ट। ये दोनों लोग अपने निचले से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे ला सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ला सकता है और सुप्रीम कोर्ट ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी ला सकता है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों लाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रीट जारी होती है और दोनों 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। एक 32 के तहत, एक 226 के तहत। मैं आपको नीचे बताऊंगा, मतलब अंत में बताऊंगा कि वो पांचों किस प्रकार हैं और इतना खतरनाक ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। सशरीर प्रस्तुतिकरण किया जाए निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से संभव है? देखिए, वो पांचों रीट में से 4 रीट तो यहीं पे आ गए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड परमादेश, थर्ड अधिकार परीक्षा, फोर्थ उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहता है कि यदि आपको, देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यदि आपके घर पर कोई भी गिरफ्तार होता है तो जो आप गिरफ्तार उसे किया है ना, उसको यह अधिकार है कि वह 24 घंटे के पहले, उसके ऊपर कानून है कि 24 घंटे के पहले वो आपको न्यायालय में प्रस्तुत करे। लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि इन्हें एक छूट भी दिया जाता है कि उस समय आपके जो मतलब अवकाश का दिन और कुछ ऐसे समय होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जाता है, तो बस ये उसी का फ़ायदा उठा लेते हैं और 24 घंटे से बेसी किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है, मान्यता नहीं है कि आप 24 घंटे से भीतर किसी को जेल में बंद करें। 24 घंटे के पहले पहले आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और परमादेश क्या होता है? देखिए, जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी है, अब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। जैसे आपके गांव में कोई डॉक्टर सरकारी हैं और अपना, क्या पता कि उन्हें दवा देने के बजाय आए बस मोबाइल में लीड खोसें, कान में लगाए, बस शॉर्ट देखते देखते ही समय ख़त्म। तो आप न्यायालय में जाइए और परमादेश उनके खिलाफ जारी कर सकते हैं। तो न्यायालय उन्हें कहेगा कि, और तब वहाँ से न्यायालय उन्हें बोलेगा, फटकार लगाएगी कि आप ये क्या कर रहे हो, तब वो अपना काम अच्छे से करना चालू कर देंगे। अधिकार परीक्षा, जैसे कि आप किसी कॉलेज में जाइए, उस कॉलेज में देखिए कि मतलब जो गार्डनर है, जो मतलब वहाँ पे झा फूल पत्तों वाला काम कर रहा है, अथवा कोई नौकर है जो वहाँ पे झाड़ू पोछा लगा रहा है। सरकारी स्कूलों में बता रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। अब वहाँ पे टीचर किसी कारणवश बाहर चला गया, अब बच्चों को पढ़ाना है। अब 1 से लेके 8 तक के बच्चे हैं, तो उसमें से तो वह कोई भी पढ़ा सकता है हम लोगों को, यदि उसके पास ज्ञान बुद्धि है तो। अब क्या पता कि मास्टर नहीं है, अब जाके वही नौकर ही पढ़ाने लगा, जहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहा है वही जाके पढ़ाने लगा। तो जब मनुष्य जनता को पता चला तो जनता कोर्ट में गई, तो कही कि देखिए जज साहब, ऐसी ऐसी बात है। जज साहब पूछें, तुम, तब जज साहब एक वारंट जारी करेंगे, वो क्या रहेगा? अधिकार परीक्षा। तो जज साहब उनसे पूछेंगे तुम किस अधिकार से यह काम कर रहे थे। जैसे कि आप कहीं रेलवे में ट्रेवल कर रहे हो, अब जिसको टिकट काटने चेक करने का अधिकार नहीं है, वह भी आपसे आके चेक कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसी को कोवेरेंटो कहते हैं कि आप किस अधिकार से यह काम कर रहे हो। अगला है उत्प्रेषण। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि एक वाइफ हस्बैंड अपने घर पर है और तभी एक चूड़ी बेचने वाला आ गया। एक वाइफ हस्बैंड अपने घर पर है, तभी एक चूड़ी बेचने वाला आ गया, तो उसकी वाइफ पूछी नहीं अपने हस्बैंड से, जाके चूड़ी ले ली। पूछी नहीं, जाके चूड़ी ले ली, तब आके अपने हस्बैंड से बताई मैंने चूड़ी ले लिया। तब उसके हस्बैंड क्या करेंगे? प्रतिषेध। अब चूड़ी लेने से पहले ही पूछ रही है, सुनते हैं चूड़ी वाला है, जाके चूड़ी ले ले। तब उसका हस्बैंड कहेगा नहीं मत लो, तो उसे कहा जाएगा उत्प्रेषण। प्रतिषेध कब लाया जाता है? देखिए, मैंने, जैसे आप मेरे सामने हैं, मैंने आपको एक तमाचा खींच के मारा,
1 घंटा आप दिया अभी में, तो आपको गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा तो बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप मुझे बदले में एक कम से कम 1 घंटा आप तो मार ही देंगे। कब आप मुझे कब मारे थे? मैंने आपको पीटा था तब आप मुझे पीटे थे। मतलब प्रतिषेध, प्रतिशोध, प्रतिषेध एज लाइक प्रतिशोध। मतलब प्रतिषेध कब आता है? प्रतिशोध लेने के लिए। मतलब जब किसी कोई अगला कोई गलती कर दिया होता है तब हम प्रतिषेध लाते हैं। और गलती करने से पहले क्या आता है? उत्प्रेषण आता है। हम इसके आगे मतलब एक ट्रिक खतरनाक है, उसमें आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रीड के माध्यम से? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह कहता है 24 घंटे के भीतर आप किसी जिसे बंदी बनाए हैं उसे न्यायालय में प्रस्तुत करें। निम्न में से किस रीड को व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाध्य कहा गया है? इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही वो लोग चाहेंगे तो आपको कितने ही दिन तक ले ऐसे झेलाते रहेंगे यदि आप यह नियम नहीं जानते होंगे तो। एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रीड के माध्यम से रोका जा सकता है? देखिए, परमादेश अधिकार परीक्षा में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा होता है। परमादेश में होता क्या है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी अच्छे से कामों को न करे तब उसके ऊपर परमादेश लाया जाता है। और अधिकार परीक्षा में होता है कि जब कोई कर्मचारी और कोई भी अधिकारी जब अपने कार्यों को न करके उनका कार्य कोई दूसरा करे। परमादेश में ऐसा नहीं होता था, वह अपने ही कार्य को नहीं करता था। और अधिकार परीक्षा में वह अपने कार्य को तो नहीं करता था, कोई दूसरा उसके कार्य को करता था, तो अधिकार परीक्षा आता है। एक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रीड के माध्यम से रोका जा सकता है? तो अधिकार परीक्षा के नाम से इसी से रोका जा सकता है, कोवेरेंटो से, कि तुम्हें किसके तहत तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम यह काम कर रहे हो। तो अधिकार परीक्षा सही है। निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी कर सकता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अधिकारियों के विरुद्ध जारी करता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं? देखिए, यहाँ पे अधिकारियों जो मतलब अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, यदि हाई कोर्ट उसकी बातों को नहीं मान रहा है, मतलब कोई गलत विरुद्ध जात कोई ऐसा अपने हित से बाहर चल जा रहा है, जैसे मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने ही में न्याय देना है, यदि आप उससे आगे चल जाते हैं मतलब गलती कर चुके हैं, विरुद्ध जारी करती है। निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी यों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं? जब वो अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन नहीं करते हैं तब उन्हें हम परमादेश लाया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि परमादेश लाया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने अच्छे से कार्यों को न करे तो ऊपर परमादेश लाया जाता है कि आप अच्छे से काम कीजिए। परमादेश रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है? सरकारी कर्तव्य करने के लिए, प्रधानमंत्री, कंपनी, सरकारी कर्मचारी के वेतन भुगतान नहीं, सरकारी कर्तव्य करने के लिए। इनमें से कौन सी रीट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों के आदेशों को रद्द करने के लिए जारी करता है? मैंने आपको बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, और एक 5 होते हैं। तो उन 5 में जो परमादेश, उत्प्रेषण, इनमें कौन सी रीट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों के आदेशों को रद्द करने के लिए, न्यायिक निकाय रद्द करने के लिए, इसका मतलब उसने पहले गलती की थी, किया होगा, तभी ना उसको रद्द करने के लिए लाया होगा। तो मैंने को पहले ऊपर बताया था कि जब आप मतलब आप प्रतिशोध कब लेते हैं? जब आपको कोई पीटा होगा, आपका कोई मतलब कुछ बिगाड़ा होगा, तभी आप प्रतिशोध लेते हैं। तो जो उच्च न्यायालय है, यदि सुप्रीम कोर्ट यह रिट कब जारी करता है? हाई कोर्ट पे या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, जब उसने कोई गलती किया रहता है
तो प्रतिषेध लगाता है। और जब गलती करने से पहले, जैसे मान लीजिए आपका केस आया, आपका कोई केस है 32/226 के तहत, मान लीजिए आप कोई मूल अधिकार से संबंधित मामला है, आप हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके गए, नहीं तो हाई कोर्ट में लेके पहुंच गए, तो उधर से सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि इसका मूल अधिकार से संबंधित मामला है, मेरे पास नहीं है, हाई कोर्ट के पास जा रहा है, ठीक है जाओ। तब ले देखा कि मतलब आपका उसमें कोई गलती भी नहीं है, और उसने आपको फांसी की सजा सुना दी। विपक्ष वाली पार्टी ने कुछ ऐसा सबूत, साक्ष्य प्रस्तुत किया कि आपको फांसी की सजा सुना दी। सुनाएगी तो नहीं, लेकिन जैसे समझने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि मान लीजिए यदि सुना भी दी, तो उधर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो कहेगी आप उसको, उसके वह प्रावधानों को रद्द कर सकती है। फिर कहेगी आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सुनाई देता हूँ। मतलब गलती करने से पहले उसे प्रतिषेध, उसका जब क्राइटेरिया नहीं है, मतलब लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जितने प्रेशर के तहत उसे रद्द कर सकती है। कब रद्द कर सकती है? वह केस चलने के पहले ही, वह केस जाने के पहले ही उसे कह दे कि नहीं तुम ये केस मत लड़ो। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को किसी वश नहीं पता और वो केस चल रहा है और बाद में फैसला हो चुका है, तब आपको पता, आप किसी, आपका कोई संबंधी सुप्रीम कोर्ट में जाके बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, तब फिर वह परमादेश के अधिकार से उस केस को रद्द कर सकती है। अरे परमादेश नहीं, प्रतिषेध, प्रतिषेध के हिसाब से वह उसे रद्द कर सकती है। प्रतिषेध प्रतिशोध लेने के लिए। और प्रतिशोध कब लिया जाता है? जब अगला आदमी आपको किसी प्रकार से तंग किया हो। तो यहाँ पे जब आपका केस का फैसला आ चुका हो, तब प्रतिषेध लाता है, और फैसला आने से पहले उत्प्रेषण लाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें कौन सी रीट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों के आदेशों को रद्द करने के लिए लाता है? मतलब रद्द करने के लिए उसने पहले से फैसला दे चुका हो तो उत्प्रेषण। अगला प्रश्न, मूल अधिकार का संरक्षक किसको कहा जाता है? मूल अधिकार का संरक्षक किसको कहा जाता है? उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, सभी न्यायालय को। ये भी देखिए, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हम ए बी, नहीं ए बी बोले तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 26वां, 25वां। किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और इसे कहाँ से लाया गया था? मूल कर्तव्यों को कहाँ से लाया गया था? रूस से लाया गया था। और उसको न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। अरे वही है, मतलब कि आप भारतीय झंडों का, प्रतीकों का, न्यायालयों का, संसदों का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करेंगे, एकता अखंडता बनाए रखेंगे, भाईचारा बनाए रखेंगे, ऐसे दृष्ट है। और उसमें एक धर्मा जुड़ गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उनके अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा से अवगत करें। तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संविधान में हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं? पहले 10 थे, बट अब वर्तमान में 11 है। मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? फ्रांस से, भारत, स्पेन और रूस से लिया गया है। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? राज्यपाल, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? 7 थे संविधान के लागू होते समय, बट 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब केवल 6 ही मूल अधिकार बचे हैं। इनमें से किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है 14 से 18,
और समता का अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, और समता का अधिकार 14 से 18, धर्म का अधिकार, ये सभी है। केवल संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया था? तो किस सरकार के समय हटाया गया था? किस सरकार के समय? मोरारजी देसाई की सरकार के समय हटाया गया था। इंदिरा गांधी के समय नहीं, मोरारजी देसाई की सरकार के समय। कुछ मौलिक अधिकार को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? दिवालिया व्यक्ति को, विदेशी नागरिकों को, मृत व्यक्ति को, राजनीतिक पीड़ितों को। देखिए, सब ये मृत व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे दिवालिया हो, सभी को, जितने लोग भारत में हैं सभी को, यदि भारत के नागरिक हैं तो उन्हें वह नागरिकता दी गई है। बट जो विदेशी नागरिक होते हैं उन्हें केवल 15, 16, 19, 29, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 केवल यही दिए गए हैं और अन्य नहीं दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? किस मामले में? केशवानंद भारती मामले में यह संशोधन किया गया था। ये बहुत पेचीदा केस था, बहुत लंबा चला था। इसी केस में कहा गया था 1973 में कि आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा संशोधन नहीं किया जा सकता। चलिए अब उन ट्रिकों को देख लेते हैं। तो पहला जो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है। तो ट्रिक है, जेकर बंदी पर अधिकार पति उह बनी। तो आप जेकर और बनी को मत बोलिए। अब क्या बचा? बंदी पर अधिकार पति उह बनी। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार की इच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार की इच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार की इच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। जेकर बंदी पर अधिकार पति उह बनी। एकदम छोटा सा ट्रिक है, इसे आप दिल से ना लें, बस केवल पढ़ने के उद्देश्य से बनाया गया है, न कि किसी पे अधिकार करने के लिए। जेकर बंदी पर अधिकार पति उह बनी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार की इच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अब एक और ट्रिक था, निवारक निरोध अधिनियम, इसे 22/4 में बताया गया है, 22 में। क्या था? निमिराता पियो। कौन पियो? निमिराता पियो, निमिराता पियो। निस का होता है, निस क्या होता है? निवारक निरोध अधिनियम 1950। देखिए यहाँ पे यूज एंड थ्रो वाला नियम लगेगा। अधिनियम आया, कुछ वर्षों तक चला, फिर समाप्त हो गया, फिर नया अधिनियम आया। तो पहला है निमिराता पियो, निवारक निरोध अधिनियम 22/4 में बताया गया है। पहला निवारक निरोध अधिनियम, निमिराता पियो। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। इसमें क्या था? यह भारत का पहला निवारक निरोध है। 31 दिसंबर 1972 को लाया गया था। कब? 31 दिसंबर 1972 को लाया गया था। इसे 31 दिसंबर 1972 को लाया गया था। इसे अब समाप्त कर दिया गया है। 1950 में लाया गया था, 31 दिसंबर 1972 को इसे समाप्त कर दिया गया। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में तो लाया गया था, देश की जब हमारा लगभग आज़ाद हुआ था, अच्छी प्रकार से हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे तभी पर। तो और इसे 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा है मीसा, मी से बोले तो मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे कब लाया गया था? उसको खत्म होने से एक वर्ष पहले, वो 1972 में खत्म हुआ था, इसे 1971 में ला दिया गया था। और इसका भी सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ और इसे भी समाप्त कर दिया गया। और तीसरा है रासुका,
रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसी के तहत पुलिस आपको इनकाउंटर करती है। बहुत अच्छा पावर है। इसी के तहत कोई भी हो, मतलब देखिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी गाड़ी पलट जाती है, तो कभी ये हो जाता है वो हो जाता है, तो बस रासुका के तहत पुलिस इनकाउंटर कर सकती है। यदि आप फिल्मों में देखो होंगे कि भाग भाग भाग, अब भागेंगे नहीं, फिर भी नहीं भागेंगे, फिर भी ठोकेगा, भागेंगे फिर भी ठोकेगा, तो और कह देगा कि बस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की दृष्टि से, और ये अभी तक है, इसीलिए पुलिस से बच के रहिएगा। अगला है टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज़। इसे 1985 में लाया गया था, आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया था, इसका भी दुरुपयोग हुआ और इसे भी 1995 में समाप्त कर दिया गया। अगला है पीओ से पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसे 2001 में लाया गया था, इसे 2004 में समाप्त कर दिया गया था। तो डेट ज़्यादा फैक्ट मैटर नहीं करता, आप इसे बस ये जान लीजिए कि हाँ इतना होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इतने प्रकार रीट जारी करती है, बंदी पर अधिकार, जेकर बंदी पर अधिकार पति हुआ बनी, तो जेकर और बंदी को वो मत बोलिए, केवल बंदी पर अधिकार पति हुआ बनी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। और न्यायिक अधिनियम 22 के 4 में है। पहला है निमिराता पियो, कौन पियो? निमिराता पियो। और ये 65 वाला हो इसे मत पियो, निमिराता पियो। तो नीचे क्या हो गया, न्यायिक अधिनियम 1950, और मीसे मीसा, ता से रासुका, ता से ताड़ा, पो से पोटा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।